AF68 हिंदी। पकड़ना। लियोनेल ने इरोलाना को उस समय रोक दिया जब वो फ्लेयर छोड़ने वाली थी। फ्लायर मुझे दे दो। इरोलाना उलझन में थी लेकिन अंत में उसने सिर हिला दिया। लियोनेल ने अपनी हथेली पर फ्लेयर को घुमाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। चलो चलें, लियोनेल ने टाइटन हाइना की लाश को देखते हुए कहा। समूह ने तुरंत इसका अनुपालन किया क्योंकि लियोनेल ने चमक का निरीक्षण जारी रखा। अगर ओरिक्स सिर्फ लाल रंग में ही देख पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन इरोलाना और अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार वे अवरक्त प्रकाश भी देख सकते थे। ये दो कारणों से एक समस्या थी। एक तो उनके पास समय की कमी होगी। जब तक सूरज आसमान में रहेगा सब ठीक रहेगा, लेकिन एक बार सूरज डूब गया तो ओरिक्स को निर्णायक बढ़त मिल जाएगी। दिन के समय ओरिक्स की लाल दृष्टि ट्रैकिंग में कुछ हद तक बाधा डाल सकती है, लेकिन रात में ओरिक्स सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर किसी इंसान को सिर्फ उसकी शारीरिक गर्मी के आधार पर पहचान सकता है। दूसरा मुद्दा गर्मी से जुड़ा था। लियोनेल को जिन सिग्नल फ्लेयर्स के बारे में पता था वे असल में दहन के नियंत्रित विस्फोट थे। अगर इसे रंग से छुपाया भी गया होता तो भी यह एक समस्या हो सकती थी। ओह, तो यह वैसा नहीं है। ये लाइट प्रिज्म अयस्क के साथ काम करता है। उस स्थिति में लियोनेल की उंगलियां तेज गति से चलने लगीं और उनके पीछे धुंधली सी रेखाएं बन गईं। पलक झपकते ही उसने सिग्नल फ्लेयर को तोड़कर फिर से जोड़ दिया। छोटा काला सितारा। येप। छोटा मिंट लियोनेल के सिर से नीचे कूदा और नए बने सिग्नल फ्लेयर को झपट लिया। वह हवा में गायब हो गया और अचानक 100 मीटर ऊपर एक घने पेड़ पर प्रकट हुआ। जल्दी से छतरी के बाहरी किनारों पर पहुंचकर छोटे मिंट ने अपने शरीर को पत्तियों के भीतर छिपा लिया और सिग्नल फ्लेयर को ऊपर उठा दिया। उसके छोटे पंजे ट्रिगरिंग तंत्र पर वार कर रहे थे। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, लेकिन उस आवाज की धीमी प्रकृति उस ऊंची रोशनी के सामने कुछ भी नहीं थी जो अचानक आसमान में फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई लेजर आसमान में उड़ गया हो और ऊपर बादलों में समा गया हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह गायब नहीं हुआ। वह नन्हे मिंट के वापस नीचे कूदने के काफी देर बाद भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह वहीं लटका रहा। एक नीली चमक। इरोलाना चौंक गई। उसे अब भी उस प्रकाश स्तंभ को एक चमक कहना मुश्किल लग रहा था। ज्यादा से ज्यादा ये 2 या 3 सेकंड तक ही रहना चाहिए था। इसके अलावा रंगीन शॉट लाल होना चाहिए था ताकि ओरिक्स ने जो लाल रंग देखा था उसके साथ घुल मिल जाए। आखिर हो क्या रहा था? मैं ओरिक्स के बारे में इतना नहीं जानता कि यह अनुमान लगा सकूं कि वे किस रंग में दिखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आकाश के रंग की नकल करना ज्यादा आसान है? उस स्थिति में चाहे वे किसी भी रंग में देखें, वह उसमें घुल मिल जाएगा चाहे कुछ भी हो। लियोनेल ने लापरवाही से समझाया, लेकिन वह पहले ही टाइटन हाइना का कंकाल बाहर ले आया था। नन्हा टॉली तुरंत हरकत में आया और लियोनेल को तीर की एक के बाद एक नोक बनाने में तेजी से मदद की। लियोनेल को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसके इस सीधे सादे स्पष्टीकरण ने उसके पीछे आने वाले नए छात्रों के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अब उन्हें एहसास हुआ कि एक पल के लिए बीकन से नजरें हटाने के बाद उन्हें उसे फिर से ढूंढने में एक पल लग गया, और वो भी तब जब उन्हें पता था कि वो वहां है। जो कोई भी जानता था कि लाइट प्रिज्म प्रकार के अयस्क कैसे काम करते हैं, उसके लिए एक सूक्ष्म बदलाव भी पूरी तरह से अलग रंग दे सकता था। लाल या नीला जैसे बड़े समूह पर ध्यान केंद्रित करना आसान था, लेकिन किसी विशिष्ट रंग को निर्धारित करने के लिए एक अंश के क्रम की सटीकता की आवश्यकता थी। लियोनेल ने बिना माप उपकरणों या उचित कार्य वातावरण के ये सब कैसे पूरा किया, यह उनकी समझ से परे था। क्या इसे ढूंढना इतना मुश्किल बनाना वाकई ठीक है? इनकॉथ खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी। उस पल तीनों खुद को खोई हुई भीड़ों की तरह महसूस कर रहे थे। वे बिना जाने ही लियोनेल के पीछे पीछे चल रहे थे, बिना ये जाने कि क्यों। शायद इसलिए क्योंकि उसकी सारी हरकतें बहुत आत्मविश्वास से भरी लग रही थीं, लेकिन वे खुद भी यह नहीं बता पा रहे थे कि ऐसा क्यों है। इस वजह से वे एक स्पष्ट खामी से चूक गए थे। अगर यह उनके लिए भी इतना सूक्ष्म था, तो क्या ये वाकई ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने में मददगार था? कितने लोग मदद के संकेत को पहचान पाते? लियोनेल ने न सिर्फ उसका सामान्य रंग बदल दिया था, बल्कि उसका सामान्य काम भी बदल दिया था, यहां तक कि उसे पहचानना भी मुश्किल बना दिया था। लियोनेल ने सिर हिलाया। इस तरह तो हालात और भी बेहतर होंगे। अगर कुछ ही लोग आएं, तो भी और अच्छा है। जल्द ही हम उन्हें ढूंढने निकलेंगे, इसलिए अगर वे न भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तीनों की पुतलियां सिकुड़ गईं।
क्या ऐसा हो सकता है कि लियोनेल ने यूं ही ऐसा किया हो ताकि जब तक वह अपना क्राफ्ट पूरा न कर ले वे बेकार न बैठे? रुको, वह क्राफ्टिंग कर रहा था। तरल धातु को इतनी कुशलता से लियोनेल के हाथ से गुजरते देख वे स्तब्ध रह गए। लियोनेल को देखते हुए आयना ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह उससे भी अधिक है। उसने स्पष्ट रूप से यह महसूस करते हुए कहा कि लियोनेल इन तीरों को जितनी जल्दी हो सके बनाने पर केंद्रित था। ये तथ्य कि यह भड़कना सामान्य नहीं है, हमारी मदद करेगा। इसे देखकर लोग सबसे पहले यही सोचेंगे कि कोई मदद नहीं मांग रहा है। अगर वे ऐसा सोचते तो बहुत कम लोग आते, या शायद कोई आता भी और कुछ तो विपरीत दिशा में भाग भी जाते। ये सुनकर तीनों बुरी तरह से शर्मा गए, वे अभी भी अपने साथियों की हरकतों को लेकर शर्मिंदा थे। लेकिन अगर ऐसा ही है तो लोगों में जिज्ञासा पैदा होगी। वे शायद ये भी सोचे कि यहाँ कोई छिपा हुआ खजाना है और सिर्फ वे ही उसे ढूंढने में इतने कुशल थे। इससे आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग यहाँ आएंगे। आयना ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि घास की सरसराहट और कुछ समूहों के धीमे शब्द उनके कानों में पड़े। मुश्किल से 10 मिनट ही बीते थे कि पहले कुछ लोग आ चुके थे। पहला समूह ये देखकर दंग रह गया कि उस छोटे से मैदान में पहले से ही एक समूह खड़ा था। उन्होंने तुरंत अपनी सुरक्षा बढ़ा दी, ये सोचकर कि उन्हें खजाने पर नजर डालने से पहले ही उसे पाने के लिए लड़ना होगा। हालांकि तभी दूसरा और तीसरा समूह सामने आया। तनावपूर्ण माहौल और भी बदतर हो गया। लियोनेल ने ऊपर देखा। जब कुछ लोगों ने उसका चेहरा देखा तो वे चौंक गए। हालांकि यह तय करना मुश्किल था कि कोई सीनियर लियोनेल का चेहरा पहचान पाएगा या नहीं, लेकिन नए छात्रों, खासकर उन छात्रों के लिए जिन्होंने नियम बदलने से पहले पीक में शामिल नहीं हुए थे, स्थिति बिल्कुल अलग थी। आखिरकार लियोनेल की वजह से उनमें से कई हफ्तों से रात को अच्छी नींद नहीं ले पाए थे। अगर वे उसे नहीं जानते तो वे बहुत ज्यादा अज्ञानी होंगे। नए छात्रों की निगाहों में कुछ उलझन और झिझक के भाव थे। वेलिएंट हॉट के सीनियर्स के उलट वे यहाँ इतने लंबे समय से नहीं थे कि लियोनेल के इर्द गिर्द फैले गुस्से को समझ पाते। ज्यादातर मामलों में वे बस बहाव के साथ चल रहे थे। जो लोग लियोनेल को नीचा देखते थे वे बस भीड़ के साथ चल रहे थे। लेकिन जब अपने मित्रों और निजी समूहों के बीच ऐसा करना आसान था, तो जब उनका सामना उस व्यक्ति से हुआ, विशेषकर जब उसकी उंगलियां एक विशालकाय टाइटन हाइना के शव पर काम कर रही थी, तो उन्हें अचानक कहने के लिए शब्द नहीं मिले। मूस, लियोनेल बोला, उन्हें पूरी बात समझाओ, तुम मुझसे कहीं बेहतर समझते हो। हाँ, इरोलाना और इनकॉथ के बीच तीसरे नए छात्र मूस ने शुरू से ही बातें समझानी शुरू कर दी। जैसे ही उसने शुरू किया, लियोनेल ने एक छोटा सा मौन अवरोध लगा दिया जिससे सिर्फ आवाज अंदर आ सकती थी, बाहर नहीं जा सकती थी, और उसने शब्दकोश आयना को थमा दिया। जैसे जैसे उसकी उंगलियां काम करती गईं, उसने शब्दकोश में ओरिक्स जनजाति के बारे में ढेर सारे सवाल भरने शुरू कर दिए। उसे बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि ज्ञान ही शक्ति है। ओरिक्स के बारे में कुछ न जानने की उसकी यह बात उसे बहुत जल्द भारी पड़ सकती थी। लियोनेल इतना अहंकारी नहीं था कि वह यह मान ले कि वह ओरिक्स जनजाति द्वारा भेजे गए किसी भी व्यक्ति का सामना कर सकता है। जिसे भी उन्होंने वेलिएंट हॉल माउंटेन के इतने अंदर भेजने की हिम्मत की, वह निश्चित रूप से असाधारण रूप से कुशल था। इसके अलावा किसने कहा कि सिर्फ एक ही था? लियोनेल को लग रहा था कि यह मामला उसकी समझ से कहीं अधिक बड़ा है। तो बात कुछ ऐसी है। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी उंगलियां रुक ही नहीं रही थीं। अब तक उसने 100 से ज्यादा तीरों के सिरे बना लिए थे। उसने एक दिमाग को इस बात पर केंद्रित किया कि कौन सी बल कलाएं इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं, दूसरे को मूस और दूसरों के बीच की चर्चा पर केंद्रित किया, तीसरे को अपने आसपास के वातावरण पर प्रशिक्षित किया, और आखिरी को शब्दकोश के शब्दों पर केंद्रित किया। जितना अधिक वह ओरिक्स के बारे में जानता गया, उतना ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उसकी मुलाकात एक गैर मानव जाति से हो गई है। लियोनेल ने शीघ्रता से संक्षेप में बताया कि उसने क्या सीखा था। ओरिक्स इस दुनिया की मूल जाति थी, लेकिन बाद में वेलिएंट हॉट की स्थापना हुई। यह इस चतुर्थांश के लिए, बल्कि पूरी आकाशगंगा के लिए, अत्यंत दुर्लभ था। आकाशगंगा मानवों की एक आकाशगंगा थी, अन्य प्रजातियों और नस्लों की जनसंख्या जानवरों को छोड़कर काफी कम थी। फिर भी यहाँ पाए जाने वाले जानवर निश्चित रूप से अन्य आकाशगंगाओं की तुलना में कम रहस्यमय थे। ओरिक्स अपनी असाधारण शक्ति, अपनी 3 आंखों और विशेष रूप से धातु के कंकाल के लिए जाने जाते थे। इस दुनिया की 90% भूमि होने की विशिष्टता ने कुछ विशेष अयस्कों के जन्म को संभव बनाया, जिसने ओरिक्स के इस मार्ग पर विकास को गति दी।
इस बिंदु पर पहुंचकर लियोनेल ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या मोरालेस परिवार भी इसी तरह विकसित हुआ होगा। वह तुलना करने से खुद को नहीं रोक पाया, हालांकि इस मामले में ओरिक्स अभी भी निश्चित रूप से उनसे कमतर थे। हालांकि लियोनेल को इससे भी ज्यादा ओरिक्स की आंखों ने आकर्षित किया। शब्दकोश के अनुसार यह उनके विकास की एक ऐसी रेखा थी जो हर पीढ़ी के साथ तेजी से आगे बढ़ रही थी। जाहिर है, इसके लिए एक विशेष शब्द था। शब्दकोश में इसे हाइपर इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता था। किसी भी प्रजाति के इतिहास में अति विकास हाइपर इवोल्यूशन बहुत कम देखने को मिलता है। इसने विकास की उस प्रक्रिया को, जिसे पूरा होने में आमतौर पर अरबों खरबों साल लगते थे, हर पीढ़ी में बड़ी छलांग लगाने का मौका दिया। हाइपर इवोल्यूशन आमतौर पर एक ही विशेषता को लक्षित करता था और उसे तेजी से आगे बढ़ने देता था। लेकिन जाहिर है, इससे ओरिक्स को रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला देखने में मदद नहीं मिल रही थी, तो फिर यह किस ओर ले जा रहा था। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया, यहां तक कि शब्दकोश भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, और न ही वह कर सकता था, इसलिए अटकलें लगाने में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था। अगर कोई प्रजाति हाइपर इवोल्यूशन की अवस्था में प्रवेश करती, तो या तो वह एक ही झटके में शीर्ष पर पहुंच जाती या इतिहास के गर्त में समा जाती। एक गैर मानव प्रजाति होने के नाते ओरिक्स को निश्चित रूप से एक ऊंचा पहाड़ चढ़ना था, खासकर इसलिए क्योंकि ज्यादातर हाइपर इवोल्यूशन विफलता में ही समाप्त हुए। क्या इसीलिए वे अचानक इतनी बड़ी हलचल कर रहे हैं? लियोनेल की निगाहें संकुचित हो गईं, जिससे उसके चारों ओर का ध्वनिरोधी अवरोध हट गया। उद्धरण चिन्ह ... आप सभी को पता होना चाहिए कि ओरिक्स जनजाति कितनी खतरनाक है। उनकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या का एक छोटा सा अंश होने के बावजूद हमने कई बार उनके हाथों कष्ट झेले हैं। एक अंश। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। हाइपर इवोल्यूशन के दौरान प्रजनन क्षमता भी कुछ समय के लिए बढ़ जाती है, लेकिन शब्दकोश भी मुझे यह नहीं बता सकता कि वे कितने समय से हाइपर इवोल्यूशन में हैं। ये बहुत ही ढीली अवधारणा है। क्या आप हम सब पर भरोसा करने के लिए कह रहे हैं? मान लीजिए कि ओरिक्स जनजाति हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी घुसपैठ कर रही है, तो हमें वास्तव में किसका अनुसरण करना चाहिए? उसका। बोलने वाले युवक को सीनियर लू कहा जाता था, हालांकि वह भी ब्लैक बेल्ट फ्रेशमैन था। शायद वह अपने जूनियर्स द्वारा दिए गए सम्मान से उत्साहित था, लेकिन उसने लियोनेल की ओर इशारा किया, जिसके हाथ अभी भी बिजली की तरह हिल रहे थे। उस समय समूह में लगभग 30 लोग शामिल हो चुके थे तथा और भी लोग आ रहे थे। पूरे कंकाल को खंगालने के बाद लियोनेल ने अपनी कलम निकाली और तेज गति से लिखना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी हरकतों से वरिष्ठ लू को घुटन महसूस हुई। लियोनेल ने काम करना जारी रखा, उसकी नजरें सीनियर लू पर टिकी रहीं। यह महसूस करने के बाद कि लियोनेल भीड़ का समर्थन खोने के डर से यहां उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता, सीनियर लू ने अपना संयम वापस लेते हुए बोलना जारी रखा। मैं कोई फैसला सुनाने वाला नहीं हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग उस दिन वहां मौजूद थे जब सीनियर विलियन ने अपना भाषण दिया था। अगर हम इस आदमी का अनुसरण करेंगे, तो क्या हम उसके भागने के लिए तोप के चारे की तरह नहीं बन जाएंगे? याद रखो, उसी ने हमें यहां बुलाया है। उसे हमारी मदद की जरूरत है। हम उसकी सुरक्षा के लिए खुद को जोखिम में क्यों डालें? मैंने ऐसा कई बार देखा है। अगर वह अपनी खराब प्रतिष्ठा के बावजूद हमारा विश्वास पाना चाहता है, तो उसे खुद को साबित करना होगा। उसे सबसे खतरनाक काम करने होंगे और सबसे आगे रहना होगा, वरना क्या वह हमारा इस्तेमाल ही नहीं करेगा? इरोलाना और इनकॉथ ने जब ये शब्द सुने तो वे घबरा गए। भले ही उन्होंने आज लियोनेल की ताकत नहीं देखी थी, फिर भी उन्होंने उसके और गेरसिन के बीच जो हुआ उसके बारे में सुना था। सिर्फ 2 मुकाबलों में वैलियंट हॉल की सफेद बेल्ट जीतना। यहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस उपलब्धि को दोहरा सके। नहीं, ये सच नहीं था। एक और भी थी, लेकिन वो संयोग से उसकी गर्लफ्रेंड थी। वे बस यही कह सकते थे कि यह सीनियर लू बहुत ज्यादा दुस्साहसी है। क्या उसे सचमुच मौत का डर नहीं था? सीनियर लू को लियोनेल द्वारा उन सबको यहां बुलाने और एक साथ लाने की वजह समझ नहीं आई थी। उनके मन में लियोनेल ओरिक्स से डरता था और इसलिए उसे उनकी मदद की जरूरत थी। अगर लियोनेल गुस्से में आकर इस समूह को छोड़ भी देता, तो किसे परवाह थी? समूह पहले ही एक साथ आ चुका था। क्या एक लियोनेल कम या ज्यादा होने से कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? फिर वे एक दूसरे का ख्याल रख सकते थे। दुनिया का यही दस्तूर था। अगर 2 लोगों को एक दूसरे की जरूरत भी हो, तो जो पहले मदद मांगता वही हमेशा हारता, जबकि दूसरा पूरी ताकत से चलता।
जब तक सीनियर लू लियोनेल की कमजोरी समझते, उन्हें लगता था कि इस स्थिति का फायदा उठाकर अपनी जान बचाने के मौके ढूंढना उनके लिए आसान होगा। जरूर, मैं अग्रिम पंक्ति में रहूंगा। लियोनेल की प्रतिक्रिया ने सीनियर लू को भी आश्चर्यचकित कर दिया। इरोलाना, इनकोथ और मुस्की तो बात ही छोड़िए। मैं सबसे ताकतवर हूं, क्या अग्रणी होना स्पष्ट नहीं है? लियोनेल की भौहें तन गईं। यद्यपि उसकी भौहों में आए परिवर्तन के अलावा उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल तटस्थ थी, फिर भी दूसरों को ऐसा महसूस हुआ कि वह लू को ऐसे देख रहा था जैसे वह मूर्ख हो। हालांकि लियोनेल के शब्दों से नए छात्रों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी पूरी दुनिया उलट गई हो। सबसे ताकतवर आगे निकल जाएगा, ये तो साफ लग रहा था, लेकिन आखिर क्यों उन सब ने लियोनेल से ही इस बात का खंडन करने की उम्मीद की थी? उन्हें कब ऐसा कोई सीनियर मिला था जिसने अपनी हैसियत का फायदा उठाने की कोशिश न की हो? उन्हें कब ऐसा कोई ताकतवर मिला था जिसने उनसे कमतर व्यवहार न किया हो? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही आगे निकल जाएगा, यह एक ऐसी अवधारणा थी जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। जो जनरल पीछे से लोगों का नेतृत्व करता है, वह जनरल नहीं है। लियोनेल ने अचानक कहा। उसका दाहिना हाथ तेजी से हिल रहा था क्योंकि वह अपनी आखिरी फोर्साट्स पूरी कर रहा था। नए छात्र अवाक से लियोनेल को घूर रहे थे। समूह में एक गहरी खामोशी छा गई। लियोनेल की ओर देखते हुए एना मुस्कुराए। वह बहुत बुरा है। आखिरी बार झिलमिलाते हुए लियोनेल ने तीरों की आखिरी खेप अपने स्पेशियल रिंग में डाल दी। अपना धनुष निकालकर उसे अपनी पीठ पर बांधा और भीड़ की तरफ देखकर मुस्कुराया। हमारा लक्ष्य सरल है, केवल पहाड़ी दर्रे पर वापस लौटना है। अगर यहाँ सचमुच ओरिक्स की एक टुकड़ी है तो यह असंभव है कि वे इतने करीब आने की हिम्मत करेंगे। नए छात्र एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब तक भीड़ 50 से ज्यादा हो गई थी, फिर भी उनमें से एक भी ध्यान नहीं दे रहा था। सीनियर लू को भी ऐसा लग रहा था जैसे उनके गले में कोई मेढक फंस गया हो। यहाँ और पहाड़ी दर्रे के बीच लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है। आमतौर पर हम इसे 1 या 2 घंटे में पार कर लेते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। ओरिक्स की उपस्थिति निश्चित रूप से यहाँ के जानवरों की आदतों में बदलाव लाएगी। अगर अभी नहीं तो बहुत जल्द। पहले ओरिक्स कम दिखाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे शायद पहले से ही पता है कि उसका टाइटन हाइना साथी मर चुका है और वह ये निष्कर्ष निकालेगा कि अब वह खुद को छिपा नहीं सकता। अगर ओरिक्स केवल टोही के लिए यहाँ है तो यह अच्छी खबर है। उस स्थिति में हमें बिना किसी बाधा के वापस लौट जाना चाहिए और मैं अत्यधिक सतर्क हो रहा हूँ। हालांकि अगर उनका लक्ष्य वैलिएंट हॉक की असली कीमत पता लगाना है तो चीजें शांति से खत्म नहीं होंगी। हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। एना आयना आगे बढ़ी और अपनी हथेली घुमाई। जल्द ही लंबे और संकरे डिब्बे दिखाई देने लगे, जिनमें से हर एक में 3 छोटे गोले जैसे दिखने वाले थे, जिनका आकार बमुश्किल 1/4 हथेली के आकार का था। ये किसी महत्वपूर्ण क्षण में आपकी जान बचाने में सक्षम होने चाहिए। दुर्भाग्य से मेरे पास इतने नहीं हैं कि मैं हर किसी को 3 से ज्यादा दे सकूं। लेकिन एक अकेला ही टियर 4 और उससे नीचे के जानवर को मार गिराने में सक्षम होना चाहिए। ये सुनकर नए छात्रों की आंखें चमक उठीं, जबकि लियोनेल की आंतरिक मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। रेयान ने उस दिन कई गलतियां की थीं, जिनमें से प्रत्येक को लियोनेल ने एक एक करके उठाने और तोड़ने की योजना बनाई थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि लियोनेल के अपराधों को गिनाते समय उन्होंने कितनी अस्पष्टता बरती थी। यहाँ तक कि जब उन्होंने लियोनेल के दोषपूर्ण शिल्पों का जिक्र किया, तब भी उन्होंने यह नहीं बताया कि वे शिल्प क्या थे, कैसे दिखते थे या क्या करते थे। बहुत से लोग लियोनेल द्वारा बांटे गए खजाने को रेयान द्वारा उस दिन बताई गई बातों से नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि वह बहुत अस्पष्ट था। लियोनेल को आश्चर्य हुआ कि रेयान की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वही शिल्प, जिसे वह दोषपूर्ण मानता था, अचानक अत्यधिक मांग में आ जाएगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि लियोनेल को इस स्टॉक को जल्द ही फिर से भरने की जरूरत नहीं पड़ी। यह उसके स्पेशियल रिंग में काफी समय से मौजूद था, और आयना द्वारा इसे सौंपे जाने से, जो अभी भी हीरो पीक का प्रतीक पहने हुए था, उनके बीच संबंध बनाने की संभावना और भी कम हो गई। येप लिटिल ब्लैक स्टार अचानक लियोनेल के पास फिर से प्रकट हुआ, जो किसी अज्ञात समय पर गायब हो गया था। हो गया, लियोनेल ने फुसफुसाया। येप लियोनेल ने सिर हिलाया। बाकी सबको ऐसा लग रहा था जैसे वह लिटिल ब्लैक स्टार के सिर पर थपकी देकर उसे इनाम दे रहा हो। अब तक आयना सब कुछ बात चुकी थी। ठीक है सब लोग, अब चलने का समय हो गया है। लियोनेल ने गहरी सांस ली, उसका व्यवहार बदल गया। उसी समय अचानक पूरे जंगल में चीखें गूंजने लगीं।
उस समय नए छात्रों में जो भी उत्साह था वह पूरी तरह से खत्म हो गया। फिर से सन्नाटा छा गया, पेड़ खोखली हवा के नीचे हिल रहे थे। लियोनेल की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तीर तेजी से गुजरा, दो मोटी पेड़ों की शाखाओं के बीच से गुजरा और एक घूमते हुए जगुआर की खोपड़ी को चीरता हुआ निकल गया। उस जानवर को दर्द से दहाड़ने का भी मौका नहीं मिला और वह अपने ऊंचे स्थान से गिरकर जोरदार आवाज के साथ जंगल की जमीन पर गिर पड़ा। लियोनेल ने अपनी उंगलियां रगड़ी, एक झुनझुनी सी अनुभूति ने उसे पूरी तरह से एहसास दिलाया कि तीर उसी ने चलाया था। जब से उसका शरीर चौथे आयाम में आया है, उसे अपनी धनुष की डोरी से उंगलियां कटने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन इसने उस पतली, लगभग धातु जैसी डोरी को उसके अंदर धंसने से नहीं रोका। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक है। नए छात्र लियोनेल के पीछे पीछे टोलियों में बंध गए। अगर वे इस जंगल में झुंड बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ती। इसके बजाय लियोनेल और आयना ने वादे के मुताबिक आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। बाकी लोग जिस टीम के साथ आए थे उसी में अलग हो गए और 5-7 के समूह बनाकर धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब तक समूह कई जानवरों से टकरा चुका था, जो उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए काफी था कि कुछ गड़बड़ है। आबादी इतनी घनी नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल लियोनेल को ही पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने पहले ही उन्हें चेतावनी दे दी थी कि ऐसा होगा। ओरिक्स से बहुत तेज गंध आती थी। इंसानों के लिए ये किसी भी दूसरी दुर्गंध से अलग नहीं थी और कई लोग तो बस अपनी नाक बंद करके ही देखते थे, बजाय इसके कि पता लगाया जाए कि क्या गड़बड़ है। लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। ओरिक्स से आने वाली दुर्गंध प्रतिस्पर्धा को डराने के लिए एक विकासवादी विचित्रता थी। जब ओरिक्स एक बहुत कमजोर प्रजाति थी, तब वे अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने और अपनी सुरक्षा के लिए इसी पर निर्भर रहते थे। हालांकि समय के साथ ये गंध और भी तेज होती गई, यहां तक कि सबसे प्रतिभाशाली ओरिक्स पक्षियों की गंध भी सबसे ज्यादा दुर्गंध देने लगी, जिससे उन्हें अपने साथियों का दिल जीतने में मदद मिली। परिणामस्वरूप ओरिक्स की गंध का प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया। ये जानवरों को भी भय से उन्मत्त कर देने में सक्षम थी। अब जानवरों का आगमन इसलिए नहीं था कि ओरिक्स जानवरों को नियंत्रित कर सकता था, बल्कि इसलिए था कि ये जानवर ओरिक्स से दूर भाग रहे थे। यहां तक कि लियोनेल सेंसस के समूह का नेतृत्व करने के बावजूद, जिससे उन्हें सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों से बचने में मदद मिली, फिर भी वे कई लोगों से टकरा गए। लियोनेल ने सबसे ज्यादा जानवरों को मार गिराया था, लेकिन दूसरे समूह भी लड़ रहे थे। दुर्भाग्य से सभी जानवरों का एक ही क्षेत्र से उन पर टूट पड़ना इतना आसान नहीं था। फिर भी लियोनेल के निरंतर सहयोग ने बहुत पहले ही कई नए छात्रों का दिल जीत लिया था। आधे घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी, हालांकि वे अभी भी अपने गंतव्य से 45 किलोमीटर से ज्यादा दूर थे, फिर भी एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी। जैसे जैसे समूह धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ रहा था, वे दूसरे समूहों से टकरा गए। इन समूहों को आत्मसात करना उतना मुश्किल नहीं था जितना पहले वाले को समझाना था। ये तो बस मानव स्वभाव था। जब कोई बात कई लोगों ने पहले ही स्वीकार कर ली हो, तो दूसरों के लिए उसे स्वीकार करना कहीं ज्यादा आसान होता है। आयना चुपचाप लियोनेल के बगल में चल रही थी, दोनों हाथों से अपनी कुल्हाड़ी लहरा रही थी। घने जंगल में ऐसा हथियार बोझिल लग सकता था, फिर भी आयना को इससे कोई परेशानी नहीं थी। उन दोनों के अलावा मूस, आयरनाला और इंकॉत भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। चूंकि उनकी टीम के ज्यादातर सदस्य हार चुके थे, इसलिए उनके लिए अकेले 3 लोगों के साथ अलग होना मुश्किल था। इसलिए लियोनेल ने उन्हें अपने साथ शामिल होने की इजाजत दे दी। तीनों पूरी तरह सतर्क रहे, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जब भी उन्हें कुछ आभास होता, लियोनेल बहुत पहले ही कार्रवाई कर चुका होता। यहां तक कि सबसे ज्यादा चालाक जानवर भी लियोनेल की नजरों से बच नहीं पाते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लियोनेल को ये जानवर बहुत पहले ही मिल गए थे, बस उन्होंने तभी काम किया जब सबसे अच्छा अवसर सामने आया। माहौल बहुत तनावपूर्ण है, लियोनेल ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे कम करे। समूह चुपचाप आगे बढ़ रहा था, पत्तों की हल्की सरसराहट ही बस एक ही चीज थी जो सुनाई दे रही थी। सूरज अभी भी आसमान में ऊंचा था, हालांकि घनी छतरियों से ढका हुआ था। वातावरण को देखते हुए कोई भी सोच सकता था कि रात का सन्नाटा है। शायद यही समस्या का एक कारण था। उनकी तेज रफ्तार के चलते रात होने से पहले पहाड़ी दर्रे तक पहुंचना नामुमकिन था, और अगर वे तेज गति से चलने की कोशिश भी करते तो वे सिर्फ अपनी जान ही न्योता देते।
लिटिल ब्लैक स्टार ने ओरिक्स जनजाति के सदस्यों को, अगर एक से ज्यादा हैं, तो हमारे रास्ते से हटा दिया है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह कब तक चलेगा, इसलिए उन्हें शांत करने के लिए ये बताने का कोई मतलब नहीं है। शायद ये तनावपूर्ण स्थिति उनके लिए सबसे अच्छी हो, इससे उनके सतर्क रहने की संभावना ज्यादा होगी। लियोनेल ने लिटिल ब्लैक स्टार को टाइटन हाइना का खून और आंतें दूसरी दिशा में फैलाने के लिए वापस भेजा था, ताकि ओरिक्स को बेवकूफ बनाया जा सके। गंधों के प्रति उनके प्रेम के कारण यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे उनके प्रति काफी संवेदनशील भी थे। इसलिए लियोनेल को लगा कि यह काम करेगा। क्लींजिंग वाटर में एक त्वरित डुबकी के बाद ब्लैक स्टार पर किसी भी प्रकार की गंध नहीं रह गई। लेकिन लियोनेल ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या ये सचमुच पर्याप्त था। उसी क्षण लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने हाथ ऊपर करके समूह को रोक दिया। सबने कान लगाकर यह समझने की कोशिश की कि लियोनेल को क्या हो रहा है। कुछ ज्यादा समझदार लोग युद्ध की हल्की सी आवाजें सुन पा रहे थे। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा समूह लड़ रहा हो। लियोनेल अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से परख रहा था और समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे तय करना था कि उन्हें हमला करना चाहिए या रास्ता बदलना चाहिए, लेकिन उसने जो देखा उससे उसकी भौहें तन गईं। उसकी आंतरिक दृष्टि में एक जानी पहचानी आकृति की रूपरेखा उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि सुडोल बाल्थोर्न ही थी। उस समय उसके मांसल स्तन अभी भी उतने ही उभरे हुए थे, जबकि वह उसी समय 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के बीच लड़ रही थी। अपनी दाहिनी हाथ की मालकिन हेनोरिन के अलावा वह अभी भी पुरुषों के एक झुंड से घिरी हुई थी। इनमें से कुछ पुरुष डरे हुए थे, लेकिन कुछ अभी भी बहादुरी से लड़कर बाल्थोर्न का पक्ष लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि 2 बातें ऐसी थीं जिन्होंने लियोनेल को सोचने पर मजबूर कर दिया। पहली बात तो भौहें चढ़ाने वाली थी, लेकिन दूसरी बात ऐसी थी जिसने उसकी अपनी पुतलियां सिकोड़ दी। पहली बात तो ये थी कि उन दर्जन भर लोगों में एक ऐसा आदमी था जिसकी सफेद बेल्ट बहुत खास थी। साफ था कि यह सीनियर यहां बाल्थोर्न की सुरक्षा या उन्हें प्रभावित करने के लिए आया था, शायद दोनों ही। हालांकि बाद वाली बात ने लियोनेल को असहायता से आह भरने पर मजबूर कर दिया। जिस जीव से वे लड़ रहे थे वह एक और टाइटन हाइना था। और चूंकि लियोनेल जानता था कि इस बार क्या देखना है, इसलिए उसे यह जानने के लिए उसे चीरने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसका भी पूरा कंकाल है। इससे लियोनेल के लिए इसकी पुष्टि हो गई। इस जंगल में 1 से अधिक ओरिक्स होने की संभावना बहुत बढ़ गई। लियोनेल ने समूह को फिर से रोक दिया। उसकी इंद्रियां आगे की लड़ाई पर केंद्रित थीं। उनके बीच लगभग 200 मीटर से ज्यादा का अंतर नहीं था, लेकिन घने जंगल में दूर से उन्हें नंगी आंखों से देखना नामुमकिन था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लगभग 1 दर्जन लोगों के समूह ने भी अभी तक उनकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। लियोनेल ने अपनी सांसों को स्थिर किया और धीरे से एक चांदी की नोक वाला तीर निकाला। उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तीरों की तुलना में ये तीर आसानी से 2 गुना मोटा और कई गुना भारी था। इसकी नोक 4 दांतेदार किनारों में बंटी हुई थी। सिर्फ एक नज़र देखकर ही ऐसा लगता था कि ऐसे खतरनाक हत्या के हथियार से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई गौर से देखे तो तीर की नोक पर एक हल्की ऊर्जा की परत दिखाई दे सकती है, लेकिन जो ज्यादा संवेदनशील नहीं है उसे इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। शांत श्वास लेते हुए लियोनेल ने अपने धनुष की डोरी खींची और उसे वापस खींच लिया। वह जंगल के फर्श पर खड़ा था और उसकी नजर उन पेड़ों पर थी जो अंतहीन लग रहे थे। उसकी आंखें ठंडी गणनात्मक रोशनी से भरी हुई थीं। अल्पविराम। बेलथॉर्न के नाजुक माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं। घंटों की लड़ाई के बाद उसके लंबे काले बाल बहुत पहले ही भीग चुके थे। उसके माथे और यहां तक कि उसके कॉलेबोन के कुछ हिस्सों से भी चिपके हुए थे। उसके चारों ओर चांदी के गोले जैसे कुछ लटक रहे थे। बीच बीच में वह अपने पतले हाथों से कोई इशारा करती, जिससे ये गोले आगे की ओर उछलकर टाइटन हाइना के अंगों से टकरा जाते। ये कहना मुश्किल था कि यह कोई दूरगतिज क्षमता थी या कुछ और जटिल, लेकिन इस समय उसके आसपास मौजूद पुरुष और अकेली महिला निश्चित रूप से इस बारे में नहीं सोच रहे थे। इस समय तक वे अपनी टीम के कई सदस्यों को खो चुके थे। अगर बेलथॉर्न और व्हाइट बेल्ट सीनियर जेलिस के संयुक्त आक्रमण न होते तो और भी कई खिलाड़ी गिर जाते। यह आधा गिलास भरा हुआ जैसा नजरिया लग रहा था, जो अच्छा भी था। आखिरकार ऐसी स्थिति में आशावादी बने रहना हमेशा बेहतर होता है। लेकिन यह तब और भी बुरा हो गया जब पता चला कि उनके 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के समूह का आकार कुछ समय पहले ही इससे 2 गुना हो गया था। जेलिस ने दूसरों की मदद से टाइटन हाइना को नीचे गिराए रखा। उसका भाला उसके हर हमले के साथ तेजी से घूम रहा था।
लेकिन अपने घमंड के बावजूद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर बेलथॉर्न की अनोखी क्षमता न होती तो वह पहले ही कई बार गिर चुका होता। जेलिस और 3 अन्य ने एक ही समय पर आगे बढ़कर हमला किया। उनके सभी ब्लेड टाइटन हाइना के थूथन पर निशाना साध रहे थे। उनके ब्लेड लगभग एक ही समय पर अपने निशाने पर पहुंच गए थे, लेकिन आखिरी क्षण में जेलिस की आंखें चमक उठीं। एक बमुश्किल दिखाई देने वाली हरकत में उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। टाइटन हाइना ने दहाड़ते हुए अपना मजबूत पंजा घुमाया और एक साथ 3 हथियार तोड़ दिए। जब वह झपटा तो उसकी बदबूदार सांसें हवा में लटक रही थीं और उसने अपने दोनों पंजों को एक दूसरे के कंधों पर गड़ा दिया। टाइटन हाइना ने नीचे की ओर छलांग लगाए और नए खिलाड़ी को 6 टुकड़ों में फाड़ दिया। जेलिस सबसे पहले पीछे हटा, उसके भाले की नोक बच गई। तभी बेलथॉर्न ने प्रतिक्रिया करते हुए टाइटन हाइना के धड़ पर कई चांदी की गेंदें दाग दी। वह हवा में उछल गया था, इसलिए उसे बचने का मौका भी नहीं मिला। टाइटन हाइना को वापस फेंका गया, उसके शरीर के पिछले हिस्से में गहरे गड्ढे पड़ गए थे। कोई और जीव तो पूरी तरह से अपंग हो जाता, लेकिन बेलथॉर्न और बाकी लोग पहले भी एक बार ऐसा कर चुके थे। टाइटन हाइना का मांस विकृत हो गया होगा, जिससे भयानक चोटें आई होंगी, लेकिन उसकी हड्डियां बिल्कुल ठीक थीं। टाइटन हाइना ने खुद को स्थिर करने के लिए एक मोटे पेड़ पर लटक गया। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं क्योंकि उसने इस लड़ाई में तीसरी बार बेलथॉर्न पर हमला किया था। टकराना। टाइटन हाइना ने खुद को आगे की ओर उछाला, जिससे वह पेड़ जिस पर वह था आंशिक रूप से टूट गया और एक ओर से दूसरी ओर झूलने लगा। तैयार हो जाओ, जेलिस दहाड़ा। उसने बेलथॉर्न के सामने एक सुरक्षात्मक रुख अपनाया, या यूं कहें कि ऐसा लग रहा था। इससे पहले कि जेलिस कोई सुरक्षात्मक कदम उठाती, टाइटन हाइना उसके सिर के ऊपर से उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि जेलिस ने उस जानवर की उड़ान की दिशा का गलत अनुमान लगा लिया था। बेलथॉर्न की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने विशाल सरसों के पीले रंग के रोएंदार जानवर को अपनी ओर गिरते देखा। दांत पीसते हुए उसने अपने तैरते हुए चांदी के बचे हुए गोले को इकट्ठा किया। अपना पिछला हमला करने के लिए उसने पिछले 5 गोले अपनी 10 मीटर की नियंत्रण सीमा से बाहर फेंक दिए थे। आमतौर पर जेलिस उन्हें वापस उसकी ओर फेंकने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेता, लेकिन इस बार वह ऐसा करने से पहले ही पीछे हट गया था। अब उसके पास सिर्फ एक ही गोला बचा था, जिसे उसने आपात स्थिति के लिए छोड़ दिया था। लेकिन सिर्फ यह अकेला गोला उस जानवर को उन 5 की तरह दूर नहीं फेंक सकता था। उसे अपने गोले को उस शक्ति स्तर तक पहुंचने के लिए गति देने के लिए समय चाहिए था। लेकिन यह दुष्ट जानवर पहले ही उसकी ओर टूट पड़ा था। अगर वह किसी चमत्कार से इस टाइटन हाइना को मार भी देती तो भी स्थिति नहीं बदलती। इतने भारी जानवर के गिरने से उसका शरीर बच नहीं पाता। हेनोरन बेलथॉर्न के पास खड़ा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अरे, उसकी रक्षा करो, जेलिस दहाड़ा। उस क्षण हेनोरन की आंखें सिकुड़ गईं। बेलथॉर्न दहाड़ी, उसका आखिरी गोला ऊपर की ओर उछला। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया था, साफ तौर पर डर ने उसे जकड़ लिया था। उसकी आखिरी दहाड़ उसके आत्मविश्वास से कम और किसी भी काम को करने के लिए जरूरी हिम्मत जुटाने से ज्यादा थी। चांदी का गोला ऊपर की ओर उछला, लेकिन वह लक्ष्य से चूक गया। बेलथॉर्न ने जानवर की छाती पर निशाना साधा था। ऐसी स्थिति में सबसे बड़े लक्ष्य पर निशाना लगाना सबसे अच्छा था और उम्मीद थी कि इससे उसे जानवर को रास्ते से हटाने में बेहतर मदद मिलेगी। लेकिन उत्तेजना में वह चूक गई। निशाना बहुत ऊंचा लग गया और गोला टाइटन हाइना के खुले हुए नुकीले दांतों से टकरा गया। हड्डियों और टूटे हुए दांतों की एक फड़फड़ाहट उड़ी, जिससे गोला दूसरी दिशा में घूम गया। टाइटन हाइना दर्द से दहाड़ा, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी उसकी नीचे की दिशा नहीं बदली, बल्कि अब वह और भी ज्यादा गुस्से में था। ठीक उसी समय एक तेज सीटी की आवाज उनके कानों में गूंजी, मानो कोई उनके पास ही बांसुरी बजा रहा हो और उन सबको बहरा कर देने पर तुला हो। शू! चमकदार चांदी जैसी रोशनी जंगल को चीरती हुई फैल रही थी। यह एक सुंदर चाप में घुमावदार होकर कई पुराने पेड़ों के घने तनों के बीच से गुजर रही थी, मानो कोई देवता स्वयं उतर आया हो और जंगल के बीच एक रेखा खींच दी हो। वह पल भर में ही लड़ रहे समूह के बीच प्रकट हो गया। उसे देखने वालों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अंत में सभी ने उसका परिणाम देख लिया। पेंग PCUU। ऐसा लग रहा था मानो किसी रहस्यमयी शक्ति ने टाइटन को हवा से चीर दिया हो। तीर इतना तेज था कि उसे देख पाना मुश्किल था। किसी बाहरी पर्यवेक्षक को सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उसके मूल उड़ान पथ से अलग कर दिया हो। टकराना।
टाइटन हाइना दूर एक पेड़ से टकरा गया, उसका शरीर किसी भरवा जानवर की तरह लटक रहा था। वह घने पेड़ से चिपका हुआ था, उसकी आंखें उसकी सिसकारियों के बीच लगातार खाली होती जा रही थीं। उस समय ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इस अचानक परिवर्तन से आश्चर्यचकित न हुआ हो। बाल्थोर्न, जो सोच रही थी कि उसका जीवन खतरे में है, ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। उसका दिल इतनी अनियमितता से धड़क रहा था कि उसके विशाल स्तनों में लहरें उठ रही थीं। जेलिस शायद बाल्थोर्न के बाहर सबसे ज्यादा स्तब्ध था। वह टाइटन हाइना, लियोनेल और आयना के पिछले मुकाबले वाले से थोड़ा कमजोर था और उसकी ताकत टीएच तक ही सीमित थी। लेकिन फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका वे आसानी से सामना कर सकें। कुछ ही देर बाद उसका आश्चर्य खत्म हो गया और वह क्रोध से भर गया। ये किस मूर्ख ने किया? क्या उसे सिल्वर क्लॉ टाइटन हाइना को मारने का अंजाम नहीं पता? जेलिस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। भाड़ में जाओ, ये बदबू, मुझे जल्दी से ये जगह छोड़नी होगी। जेलिस हिचकिचाया, दांत पीसते हुए। हालांकि वह टाइटन हाइना को हरा नहीं सका, लेकिन शुरू से ही उसकी ऐसी कोई योजना नहीं थी। शुरू से ही वह बिना खुद को उजागर किए बच निकलने का कोई गुप्त रास्ता ढूंढ रहा था। वो एक चालाक आदमी था। अगर जरा सी भी आशंका होती कि कोई चीज उसे नुकसान पहुंचा सकती है, तो भी वो कोई जोखिम नहीं उठाता। अगर उसे इन बदमाशों के बच निकलने का डर न होता तो वो और भी बेधड़क भाग जाता। पता चला कि उसका सतर्क रहना सही था। अगर वह भाग जाता तो ये कमीना आखिर में दखलंदाजी जरूर करता। तब तक उसका नाम बदनाम हो चुका होता। फिर भी शांति से स्थिति का विश्लेषण करते हुए जेलिस को एहसास हुआ कि यह धनुर्धर जो भी था, एक कुशल निशानेबाज था। उस प्रहार में केवल टियर 5 के अस्तित्व की पूरी ताकत थी। वास्तव में ये टियर 5 के बहुत करीब होते हुए भी टियर 4 ही हो सकता था। लेकिन इस व्यक्ति की निशानेबाजी और उनके तीरों की गुणवत्ता ने इस कमजोरी की भरपाई कर दी। जैसे ही तीर टाइटन हाइना की आंख में लगा, जेलिस को महसूस हुआ कि उसका मस्तिष्क कीमा में बदल गया है। जेलिस के पास भी एक संवेदी क्षमता थी। बस उसके परिवार के वंश संबंधी गुण ने उसे एक मजबूत शरीर दिया था, इसलिए उसने भाला चलाकर उसका इस्तेमाल किया। लेकिन उसे अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करने का ज्यादा शौक था। क्या उनमें से एक से अधिक है? जेलिस ने एक गहरी सांस ली और एक निश्चित दिशा की ओर मुड़ गया। तभी लियोनेल और आयना, उनके पीछे इरोलाना, मूस और इनकॉथ उस छोटे से मैदान में दाखिल हुए। लियोनेल को देखकर और खासकर उसके हाथ में धनुष देखकर बाल्थोर्न की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। हालांकि कुछ ही देर बाद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वास्तव में 50 से अधिक व्यक्ति उनके पीछे चल रहे थे। लियोनेल ने इस नरसंहार को देखा। 6 टुकड़ों में बंटे नए छात्रों को देखकर उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन अगर उसने जल्दबाजी में कदम उठाया होता तो चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। जैसे जैसे उसे ज्यादा लोगों की देखभाल करनी पड़ती, चीजें और भी जटिल होती जाती। इसके साथ ही कई और बदलाव भी जुड़े। जैसा कि कहा गया है, लियोनेल ने बाल्थोर्न को अनदेखा करते हुए अपना ध्यान जेलिस की ओर मोड़ दिया। उस पल जेलिस को ऐसा लगा जैसे किसी जानवर ने उसे जकड़ लिया हो। टाइटन हाइना की घूरती निगाहें भी इतनी असहज नहीं थीं। लियोनेल के मूल अनुकरण के अनुसार तीनों नए खिलाड़ी और जेलिस टाइटन हाइना की थूथन पर वार करते। इसके बाद टाइटन हाइना जेलिस का पीछा करता, क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली था और लियोनेल उसे बचाने के लिए सही समय पर गोली चलाता। फिर भी जेलिस ने अंतिम क्षण में कदम पीछे खींच लिए, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक ऐसी मौत हुई जिसे लियोनेल रोक नहीं सका, क्योंकि उसे उस क्षण सब कुछ पुनः गणना करना था। अगर जेलिस पीछे न हटती तो उन्हें जरा भी मौत का सामना नहीं करना पड़ता। लियोनेल को गुस्सा क्यों न आता, लेकिन इस वक्त लियोनेल को पता था कि इस बात को ठीक से समझाना नामुमकिन है। जेलिस की हरकतें इतनी सूक्ष्म और सोची समझी थीं कि लियोनेल को यकीन हो गया कि सिर्फ उसी ने इस बदलाव को देखा है। अगर लियोनेल ने अब उसे खरी खोटी सुनाने की कोशिश की तो अब तक जो कमजोर भरोसा उसने बनाया था वह टूट जाएगा। वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आएगा जो किसी सहपाठी की मौत पर नाराज होने के बजाय अपने संभावित प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पाना चाहता है, और यह सही भी है। अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए लियोनेल ने जेलिस से नजरें हटाईं और बाकी सब पर नजर डाली। उसकी नजर एक पल से ज्यादा नहीं टिकी थी, लेकिन जेलिस जैसे संवेदनशील स्वभाव के लिए यह अनंत काल जैसा लग रहा था। मुझे यकीन है कि अब तक आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि ओरिक्स आगे बढ़ रहा है और किसी भी समय हम पर हमला कर सकता है। लियोनेल बोलते बोलते ही उस लाश के पास पहुंच गया और उसे साफ कर दिया।
उसने पेड़ की छाल और आसपास के हिस्से को साफ करने वाले पानी से धोया और फिर लिटिल ब्लैक स्टार को अवशेषों के साथ वापस भेज दिया। हम आपके पीछे आएंगे, लियोनेल के पूछने से पहले ही बाल्थोर्न बोल पड़ा। लियोनेल ने सिर हिलाया, ठीक है, हम अभी भी लगभग 40 किलोमीटर दूर हैं, तो चलो साथ मिलकर काम करते हैं। बाल्थोर्न ही वो वजह थी जिसकी वजह से इतने सारे नए छात्र पहली बार एक साथ आए थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे सभी सहमत हो गए। सिर्फ जेलिस ही हिचकिचा रही थी। लियोनेल के उलट वह जरा भी अग्रणी बनने के लिए इच्छुक नहीं लग रहा था। इस समय वह बस अपना ख्याल रखना चाहता था। आखिरकार उसने साथ चलने का फैसला किया। हालांकि उसे अपनी इंद्रियों पर भरोसा था, फिर भी वह जानता था कि वह अचूक नहीं है। ऐसे में अगर कोई और रास्ता रोक रहा होता तो क्या भाग जाना ज्यादा आसान नहीं होता। जेलिस ने अपना निर्णय लिया। तारांकन कुछ ही दूरी पर एक जानी पहचानी बड़ी मानव आकृति अपनी मोटी गंदी उंगलियां आगे बढ़ा रही थी। ओरिक्स के नाखून ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें पहले कुतर कर छोटा किया गया हो और फिर गंदी मिट्टी में सना पड़ा हो। हालांकि एक क्षण बाद ओरिक्स की उंगलियां मोटी लालिमा से ढक गईं। उसने इधर उधर देखा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वह रास्ते के अंत पर आ गया है। ऐसा लग रहा था कि वह गलत रास्ते पर चल रहा था। ओरिक्स अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा था और अपनी छाती पर लाल रंग की रेखा पोंछ रहा था। उसने अपनी नाक आसमान की ओर उठाए और गहरी सांस ली, लेकिन कुछ देर बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आया। आखिरकार उसने आसमान की ओर देखा, धीरे धीरे डूबते सूरज को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, रात हो जाने पर वे वैसे भी बच नहीं पाएंगे। पृथ्वी पर युद्ध के मामले अभी सुलझने ही वाले थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कठपुतली मास्टर की मृत्यु के बाद भी टेरन अभी भी एक बड़ी लड़ाई लड़ने में सक्षम था। आखिरकार उनके पास अभी भी अनारेब के पिता नगर स्वामी कीफिर और शक्तिशाली नगर स्वामी ब्लैक थे। हालांकि वे एक महान लड़ाई लड़ने में ही सक्षम थे। अनारेब की मृत्यु के बाद बहुत सी उम्मीदें पहले ही टूट चुकी थीं। टेरन की मूल योजनाओं के लिए उसका अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण था। अब जब वह चला गया था तो अगर वे जीत भी जाते तो भी उसका कोई मतलब नहीं था। अपनी दयनीय प्रतिभा के साथ पृथ्वी पर तब तक बने रहना जब तक कि वे 5वीं पीढ़ी के बच्चों को जन्म न दे सके जो उनकी जगह ले सकें, एक कोरा सपना ही था। अंत में टेरन के सभी नगर स्वामियों ने इस उम्मीद में आत्महत्या कर ली कि उनके साथ आए निर्दोष नागरिकों को बख्श दिया जाएगा। शायद तब किसी न किसी रूप में टेरन पृथ्वी का हिस्सा बन जाएगा और किसी अन्य रूप में जीवित रहेगा। अप्रत्याशित रूप से कैमलॉट युद्ध में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक बन गया। व्हाइट सिटी के दूसरे पतन के बाद उनके अचानक प्रकट होने से राजधानी की लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल गया था। उनकी बदौलत शहरों के हताश अंतिम संघर्षों में ज्यादा उथल पुथल नहीं मची। युद्ध अंततः समाप्त हो गया और सुधारों का दौर शुरू हुआ। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि पृथ्वी पर हर जगह इस तरह की शांति का अनुभव हो रहा था। अल्पविराम, तुम्हें पता था, है ना? जेम्स अपने पिता के सामने मुठ्ठियां भींचे खड़ा था। उसने अपने हाव भाव को संतुलित रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपने पूर्व सबसे अच्छे दोस्त की नकल करने की कितनी भी कोशिश करता, लियोनेल जितना अच्छा कभी नहीं कर पाया था। जेम्स उस तरह का इंसान नहीं था। वह अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर नहीं था और अक्सर उन्हें खुलकर जाहिर कर देता था। यही वजह थी कि उसने उस दिन लियोनेल को पाखंडी कहा, सिर्फ पाखंडी ही नहीं बल्कि एक मनोरोगी भी। लियोनेल को जानने वाले सभी लोगों में से शायद उसके अपने पिता के अलावा जेम्स उसे सबसे अच्छी तरह जानता था। वह इतना जानता था कि लियोनेल के व्यक्तित्व की नींव लगने वाला करिश्मा उसकी असली गहराइयों को छुपाने वाली एक पतली परत से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इससे यह बात नहीं बदली कि जेम्स हमेशा से लियोनेल को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। लेकिन अब उसके पिता के दबाव ने उन्हें अलग कर दिया था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने परिवार में से किसी एक को कैसे चुन सकता था? लेकिन यही वह चुनाव था जिसे उसके पिता आजकल उसे बार बार करने के लिए मजबूर कर रहे थे। क्या मुझे पता था? जेम्स के पिता ने अपने दस्तावेजों से ऊपर देखे बिना ही जवाब दिया। ऐसे शब्द सुनकर जेम्स भड़क गया। आपने मुझे कॉनराड के परिवार के पास जाकर उन्हें ये बताने को कहा था कि उनके निकम्मे बेटे को आइना ब्रेजिंगर ने नहीं बल्कि लियोनेल ने मारा था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको पता था कि उस समय लियोनेल एक राजकुमार था? जेम्स की आवाज दहाड़ उठी। उसने पहले कभी अपने पिता के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया घूम रही हो। अब तक दुनिया में ऐसा कौन था जो लियोनेल की असली पहचान नहीं जानता था?
उसका नाम तो दूर, उसकी तस्वीर भी आसमान में प्रसारित हो चुकी थी। अगर जेम्स को अब तक नहीं पता चला तो वह कितना बड़ा मूर्ख होगा। जेम्स के पिता रुक गए और ऊपर देखने लगे। उनकी निगाहें बहुत तेज थीं, ऐसा लग रहा था जैसे हर गुजरते सेकंड के साथ वह अपने बेटे पर गहरी नजर डाल रही हो। उस पल जेम्स को एहसास हुआ कि उसने सचमुच अपने पिता पर चिल्लाया था। एक बेकाबू डर ने उसे जकड़ लिया, जिससे उसके घुटने कांपने लगे और वह उसके नीचे गिर पड़ा। वह जमीन पर बैठा, सामने बिछी टाइलों को खाली नजरों से घूर रहा था। उसके पिता ने एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी उसे लगा जैसे पलक झपकते ही उसकी सारी इच्छाशक्ति खत्म हो गई हो। जेम्स के पिता ने अपने दस्तावेज की ओर देखा और काफी देर तक अपने गिरे हुए बेटे से एक शब्द भी नहीं कहा। फिर भी जेम्स की खुद हिलने की हिम्मत नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह सिगफ्राइड परिवार के लिए शर्म की बात है। उस दिन जब सम्राट ने लियोनेल के साथ अपने संबंध का खुलासा किया था, तब वे अकेले मौजूद नहीं थे, इसलिए यह एक बड़ा अवसर था। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जेम्स सिहर उठा। तो सच में यही था। उसके पिता लियोनेल को निशाना बनाने के लिए सिगफ्रीड परिवार की अज्ञानता का इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सम्राट का अपने पोते को मारने की सारी बकवास बकवास थी। क्या वाकई कोई दादा था जो अपने पोते के मारे जाने पर कोई कार्रवाई नहीं करता? समझने के लिए बस उन शील्ड क्रॉस टॉस सदस्यों के साथ जो हुआ उसे देखना होगा। इस तरह की असफलताएं उच्च आदर्शों की आकांक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। अगर ऐसा न होता तो क्या हर कोई सफल नहीं होता? जेम्स के पिता उठे। जल्द ही पृथ्वी कूटनीतिक रास्ते खोल देगी। जिन दुनियाओं के लोग टैरन की अचानक कार्रवाई के कारण इस युद्ध में उलझ गए हैं, वे इस जगह की ओर अपनी उंगलियां बढ़ाने के लिए इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जब ऐसा होता है तो कुलीन वर्ग आप युवाओं को दुनिया का अनुभव लेने के लिए बाहर भेजने का निर्णय लेता है, और कुछ संगठन हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं। जेम्स के पिता रुक गए और घुटनों के बल बैठे अपने बेटे की ओर देखने लगे। पृथ्वी के विकास के बाद आपकी क्षमता में भी बहुत बड़ा विकास हुआ, सही? जेम्स के होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह कोई शब्द नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो फिर? उसके पिता ने बिना किसी चिंता के कहा। तुम दूसरों के साथ जाओगे और खुद को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करोगे। ये युद्ध और विस्तार का युग है। मुझे नहीं लगता कि यह सबसे हालिया कोड ब्लैक आखिरी होगा। हमने इस बार इसका भरपूर फायदा उठाया, लेकिन हमें अभी भी बेनेट परिवार का पुराना गौरव वापस पाना बाकी है। जल्द ही, लेकिन हमारा समय आएगा। तारांकन तारांकन। दुनिया भर में और वास्तविकता के कई तहों के माध्यम से लियोनेल को ये पता नहीं था कि जेम्स और उसके पिता के बीच ऐसी बातचीत हो रही थी। न ही वह जानता था कि कई लोग व्यापक आकाशगंगा की ओर जाने वाले थे, जो उसके और आईना के समान ही था। हालांकि यदि वह जानता भी हो तो भी इस समय वह इस पर ध्यान नहीं देना चाहता। आसमान में सूरज तेजी से डूबता हुआ प्रतीत हो रहा था। आमतौर पर शांत रहने वाला वातावरण नए छात्रों की कठिन सांसों से भर गया था। लियोनेल उसे घसीट रहा था। अभी भी उनके और पहाड़ी दर्रे के बीच 35 किलोमीटर से अधिक की दूरी थी। लियोनेल की सांसें स्थिर थीं। जब से उसका जादू और शरीर आपस में जुड़े हैं, उसकी गति में ही नहीं बल्कि उसकी ठीक होने की क्षमता में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये तो होना ही था। आखिरकार उसकी प्रकाश तत्व शक्ति ने अपनी उपचार शाखा जागृत कर ली थी और अब वह उसके शरीर के साथ एक हो गई थी। यद्यपि उसकी वर्तमान उपचार शाखा लगभग एक कांच की तोप की तरह थी, जो महीनों की निष्क्रियता के बदले में एक बड़ा उपचार प्रदान करती थी, फिर भी कैमलॉट की जादू प्रणाली के कारण इसने कुछ हद तक निष्क्रिय अवस्था भी प्राप्त कर ली थी। बस अफसोस की बात यह थी कि लियोनेल हाल ही में इतना व्यस्त था कि उसे इस जादुई प्रणाली पर और ज्यादा शोध करने का समय ही नहीं मिला। उसे लगा कि उसे भविष्य में ये समय जरूर ढूंढना होगा। लियोनेल ने पहले ही अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता तैयार कर लिया था, और उसे लग रहा था कि इससे उसकी जादू और भाला विद्या का एक ही रूप मिल जाएगा। अब हालात ऐसे थे कि वह हमेशा एक या दूसरे का इस्तेमाल करता था, लेकिन ये लगभग खुद को अपंग बनाने जैसा था। उसे जरूर कुछ और प्रयोग करने होंगे। जल्द ही रात हो जाएगी। लियोनेल ने आह भरी। शाम ढलते ढलते समूह की गति काफी धीमी हो गई थी। ये सिर्फ कम रोशनी की वजह से नहीं, बल्कि लियोनेल के आदेशों की वजह से भी था। दोपहर में उन्होंने गति पर ध्यान केंद्रित किया था और बड़े बड़े बिलों से बचते हुए सामने आने वाले हर जानवर को मार गिराया था। हालांकि जब रोशनी कम होने लगी तो लियोनेल ज्यादा सतर्क हो गया।
हर बार जब कोई जानवर मारा जाता तो वे उस जगह को साफ करने और लाश को कहीं और ले जाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते ताकि ओरिक्स का ध्यान भटक जाए। दरअसल लियोनेल ने लाशों को पहले से ही ठंडा करने के लिए बर्फ की क्षमता वाले कुछ नए लोगों को भी बुला लिया था ताकि ओरिक्स के लिए उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल हो जाए। इन सभी सावधानियों के कारण उनकी गति और भी धीमी हो गई। हालांकि कई लोग समझ गए थे कि लियोनेल ने ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ और भी चिंतित लोग थे जो अपनी गति पर ज्यादा ध्यान देते। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो शायद वे आधी दूरी तय कर चुके होते और बस 4-5 घंटे और लगते। लेकिन लियोनेल ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया था, जिससे जेलिस बहुत असंतुष्ट था। तार्किक रूप से हताहतों की संख्या कम करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने का यही सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन उसे कुछ नए लोगों के बचने की परवाह क्यों करनी चाहिए? जैसे जैसे आसमान गहराता गया, जेलिस उतना ही बेचैन होता गया। वह सचमुच अपने विकल्पों पर विचार करने लगा कि उसे अलग हो जाना चाहिए या नहीं। हालांकि उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उसने पहले ही दिन समूह की राय बदलने की कोशिश कर ली थी। उसने सोचा था कि उसके व्हाइट बेल्ट होने के कारण बहुत से लोग उसकी बात मानेंगे। और सच तो ये था कि कुछ लोगों ने सुनी भी। उनमें से इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि चुप रहने वाले सीनियर लू ने भी उनका पक्ष लिया था। लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि ज्यादातर लोग अब भी लियोनेल का ही पक्ष ले रहे थे। वे मूर्ख नहीं थे। अगर वे वैलिएंट हॉट में आ सकते थे तो जरूर उनमें अपनी कोई बुद्धि थी। यद्यपि लियोनेल का दृष्टिकोण थोड़ा अधिक सतर्क था, फिर भी इसमें मूलतः कुछ भी गलत नहीं था। इस तरह जेलिस का विद्रोह का छोटा सा प्रयास विफल हो गया। उसने उस पल लियोनेल की पीठ की ओर देखा तो पाया कि लियोनेल उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि लियोनेल की आंतरिक दृष्टि शुरू से आखिर तक उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता था? जहां तक जेलिस जानता था, आंतरिक दृष्टि आसानी से पहचानी जा सकती थी। लियोनेल की तरह सूक्ष्म रूप से नियंत्रित किसी व्यक्ति से उसका सामना कब हुआ था? मुझे लगता है अब समय आ गया है, लियोनेल ने सोचा। ठीक है, सब लोग। आगे खदानों का जाल होगा। जब तक धातुएं उनकी नजर में बाधा डालती रहेंगी, ओरिक्स के लिए हमें ढूंढना और भी मुश्किल होगा। हम सुबह तक यहीं छिपे रह सकते हैं। जब लियोनेल की आवाज चुपचाप सभी के कानों तक पहुंची तो सभी चौंक गए। तो ऐसा लग रहा था कि लियोनेल के पास वाकई कोई योजना थी। यह तो कमाल की बात थी। बेशक अगर वे सभी जानते थे कि लियोनेल जिस खदान नेटवर्क की बात कर रहा था वह उस नक्शे में से एक था जिसे उसने उस दिन याद किया था जिस दिन उसने ओरेस मार्केट पर हमला किया था। कौन जानता था कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे? एना ने लियोनेल की पार्श्व प्रोफाइल की ओर देखा। वह दिन प्रतिदिन और भी बुरा होता जा रहा है। उसके होंठ सिकुड़ गए। लियोनेल की योजना शुरू से ही यही थी। वह जानता था कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने अपनी स्वप्नलोक में सारियत के मन के नेटवर्क के नक्शे के ऊपर उनकी प्रगति का एक नक्शा बना दिया था। फिर उसने एक उपयुक्त स्थान चुना जहां वे सूर्यास्त से ठीक पहले पहुंच सकें। जल्द ही समूह को एक छोटा सा चट्टानी मैदान मिल गया। बीच बीच में छिटपुट घास उग रही थी, लेकिन लगभग 20 मीटर चौड़ी उस छोटी सी जगह में ज्यादातर घास के मैदान थे। इसके केंद्र के पास एक गुफा का मुंह खुला हुआ था जो तेजी से जमीन में धंस रहा था। लेकिन खास तौर पर ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि गुफा के प्रवेश द्वार पर 4 सफेद बेल्टधारी वरिष्ठ नागरिक ताश का खेल खेल रहे थे। चारों एक मेज पर साथ बैठे, शराब जैसी दिखने वाली किसी चीज के घूंट ले रहे थे और आपस में खुशी से हंस रहे थे। साफ था कि उन्हें अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। उस समय चारों अचानक सतर्क हो गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने एक समूह को देखा जिसकी संख्या अब 100 से अधिक हो गई थी, जो उनकी ओर आ रहा था। क्या वे सचमुच इतने बेसुध थे? उन्हें इन लोगों के आने का आभास कैसे नहीं हुआ? बेशक उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लियोनेल ने बड़े समूह के चारों ओर कई ध्वनि अवरोधक लगा रखे थे। तुम कौन हो? यह ओरेस के राजा गुट का क्षेत्र है। अगर तुम मुसीबत नहीं चाहते तो यहां से चले जाओ। जैसे ही चारों ने देखा कि यह नए छात्रों का एक समूह है तो वे निश्चिंत हो गए। ताज़ा मांस इतना बेकार कब हो गया? अब वे 100 के समूह में इतने आसान मिशन पूरे कर लेते हैं। वे कितने दयनीय हो सकते हैं? लियोनेल के होंठ अंदर की ओर मुड़ गए। अच्छा, क्या ये बिल्कुल सही नहीं है? रेलियन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लियोनेल का जाल धीरे धीरे उस पर कसता जा रहा था। अपना गला साफ करते हुए लियोनेल आगे बढ़ा। आदरणीय वरिष्ठजनों, हम यहाँ आश्रय मांगने आए हैं।
हमारे समूह को ओरिक्स की गतिविधि के प्रमाण मिले हैं। सूरज ढलने के बाद जंगल में रहना बहुत खतरनाक है। हम सुबह होने तक खदानों में ही छिपे रहना चाहते हैं। लियोनेल की अभिव्यक्ति गंभीर लग रही थी, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी। आओ अयस्क गुट के राजा, अब मुझे निराश मत करो। लियोनेल की बातें सुनकर चारों सीनियर्स दंग रह गए। ओरिक्स का जिक्र आते ही ऐसी प्रतिक्रिया होना तय था। आखिरकार बहुत कम लोग थे जो उस जाति के बारे में कम से कम एक भयानक कहानी सुने बिना श्वेत बेल्ट तक पहुंच पाते थे। ये कहना सही होगा कि वे इस मामले से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं चाहते थे। हालांकि शुरुआती आश्चर्य के बाद उनमें से एक ने भौहें चढ़ाईं। इसका आपके पास क्या सबूत है? हमने कुछ क्यों नहीं सुना? सवाल तो सही था। आखिरकार वे पहाड़ी दर्रे से लगभग 35 किलोमीटर दूर थे। उस इलाके में वैलियंट हॉट माउंटेन के कुलीनों का जमावड़ा था, इसलिए वह अपेक्षाकृत सुरक्षित था। दरअसल इसी वजह से ओरिक्स जनजाति के हमले उनके संगठन के केंद्र के इतने करीब से बहुत कम होते थे। वे आमतौर पर इतने करीब जाने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि उनके इलाकों की सीमा पर झड़पें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं, लेकिन आमतौर पर ये समस्याएं सिर्फ ब्लू बेल्ट और उससे ऊपर के रैंक वालों को ही झेलनी पड़ती थीं। उनके जैसे व्हाइट बेल्ट वाले भी इन मामलों की चिंता करने के लायक नहीं थे। तो फिर वे लियोनेल की बातों पर इतनी आसानी से कैसे यकीन कर लेते? अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि जिस तरह से उन्होंने ये काम किया वह हास्यास्पद था और वे कुछ हद तक शर्मिंदा भी हुए। लियोनेल ने जब ये शब्द सुने तो वह हिचकिचाया। सबूत? उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने दोनों टाइटन हाइना के कंकालों को सैकड़ों तीरों के सिरों में बदल दिया था। जहां तक उनके शरीरों की बात है, लिटिल ब्लैक स्टार की मदद से उनकी बदबू उनकी अपनी दिशा के विपरीत दिशाओं में फैल गई थी, इसलिए जाहिर है कि उनके पास उसका कोई टुकड़ा नहीं बचा था। लियोनेल ने जल्दी से ये सब समझाने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह ... तो हमारे पास जो एकमात्र चीज बची है जो शायद कुछ सबूत दे सकती है, वो है टाइटन हाइना के गुर्दे। उनके सिर्फ यही हिस्से मैंने अपने लिए रखे हैं। चारों श्वेत बेल्टों ने लियोनेल के हाथों में हाथ के आकार की बड़ी किडनी को देखा और फिर उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन किसी तरह आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम यह मान लें कि ओरिक्स जनजाति इतनी मूर्ख है कि पहाड़ी दर्रे के इतने करीब हमला कर सकती है। क्या आप हमें मूर्ख समझते हैं? लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। सुनो, हम नहीं, सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें पहचान नहीं सकते? यह आखिरी मौका है जो हम तुम्हें भाग जाने के लिए देते हैं, वरना हमें बदतमीजी करने का दोष मत देना। अगर आपको लगता है कि आप संख्याबल में हमें परास्त कर सकते हैं, तो दोबारा सोचिए। इस तथ्य का जिक्र किए बिना कि हम आप जैसे नए छात्रों के समूह से कभी नहीं हारेंगे, क्या आपको सचमुच लगता है कि यहाँ सिर्फ हम 4 ही हैं? 4 ताश खेलने वाले वरिष्ठ खिलाड़ी खड़े हो गए। लियोनेल ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि इन चारों को निगमीर और बाकियों के साथ क्या हुआ, इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन ये भी ठीक था, बल्कि ये तो और भी बेहतर था। अगर बात मेरे बारे में है तो ठीक है, लियोनेल ने दृढ़ता से कहा। मैं खदान में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या आप कम से कम उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे सकते हैं? लियोनेल। इनकॉथ सबसे पहले आगे बढ़ा। इनकॉथ पहले ही बहुत कुछ कर चुका था जिसके लिए उसे खुद पर शर्म आ रही थी। अपने साथियों के किए का अपराधबोध आज भी उसके सिर पर मंडरा रहा था। लियोनेल को ऐसा त्याग करने की बात सुनकर वह अब और चुप नहीं रह सकता था। लियोनेल हल्के से मुस्कुराया और इनकॉथ के कंधे पर थपथपाया। हालांकि दोनों की ऊंचाई लगभग एक जैसी थी, फिर भी उस पल इनकॉथ को लगा कि वह लियोनेल की ओर देख रहा है। लियोनेल को पूरा यकीन था कि वह अकेले ही जिंदा रह सकता है, हालांकि अभी उसका यही लक्ष्य नहीं था। इन चारों सीनियर्स के अब तक के प्रदर्शन से उसे पूरा यकीन था कि वे उसे निराश नहीं करेंगे। सचमुच, हम यहाँ आपके साथ बातचीत करने नहीं आए हैं। चूंकि हमने कहा था कि भाग जाओ, तो भाग जाओ। लियोनेल की समझौता करने के बजाय एक कदम पीछे हटने की तत्परता देखकर चारों सीनियर और भी निडर हो गए। यही दुनिया का असली दस्तूर था। सहानुभूति एक ऐसी चीज थी जो ताकतवर लोगों के लिए आरक्षित थी, और अक्सर ताकतवर लोग इस गुण को थामे रखने की जहमत नहीं उठाते। जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते, उतना ही अधिक उन्हें यह एहसास होता कि उन्हें इन नए छात्रों के समूह को भगाना होगा। अब तक उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लियोनेल सचमुच झूठ बोल सकता है। उसकी हैसियत को देखते हुए बिना सबूत के 100 नए छात्रों को यकीन दिलाना नामुमकिन था।
ज्यादातर लोग उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे उन लोगों को नाराज न कर दे जिन्हें वे नाराज नहीं कर सकते थे। लेकिन यदि वे झूठ नहीं बोल रहे थे तब भी उन्हें भगाना जरूरी था। केवल शक्तिशाली गुट ही बारूदी सुरंगों पर कब्जा कर पाते थे, इसकी एक वजह थी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्हें दूसरे गुटों से अपनी रक्षा करनी होती थी, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि बारूदी सुरंगें पूरी तरह सुरक्षित नहीं थीं। भूमिगत जालों में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। इसके परिणामस्वरूप केवल कुछ ही सुरक्षित क्षेत्र बचे थे जिनका उपयोग छिपने के लिए किया जा सकता था। लेकिन इन सभी क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने पर भी संभवतः इन सभी नए लोगों के साथ साथ उन सभी वरिष्ठ लोगों को आश्रय नहीं मिल सकता था जो पहले से ही नीचे काम कर रहे थे, चाहे वह खनन का काम हो या खनन के लिए नए रास्ते साफ करने का। संक्षेप में, उन्हें इन नए छात्रों को ऐसी चेतावनी देने के लिए धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन यदि वे वास्तव में उनसे कोई मदद पाने की उम्मीद करते हैं तो वे अभी अपने दयनीय सपने से जाग सकते हैं। ऐसे शब्द सुनकर लियोनेल ने अपनी मुस्कान को ठंडे मुखौटे के पीछे छिपा लिया। क्या तुम सचमुच हमें भगाना चाहते हो? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सीनियर्स ने तुरंत कोई जवाब भी नहीं दिया। लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला। एक पल भी नहीं बीता था कि उनके चेहरे पर गुस्सा छा गया। क्या हम ऐसी भाषा में बात नहीं कर रहे हैं जिसे आप समझ सकें? लियोनेल की निगाहें सिकुड़ गईं, उसकी हथेली पलट गई और उसने अपना धनुष अपनी पीठ से नीचे सरका दिया, जिससे 3 तीर दिखाई दिए। चारों सीनियर्स दंग रह गए। उसने सचमुच हमला करने की हिम्मत कैसे की? वे कैसे नाराज नहीं होते? इंतजार। अचानक आए आवाज ने घटनाक्रम को रोक दिया। लियोनेल ने जेलिस और सीनियर लू को भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए देखकर भौहें चढ़ाईं। समय। लियोनेल सचमुच जानने को उत्सुक था कि आखिर ये दोनों क्या करना चाहते हैं। अब बाहर निकलने से उन्हें क्या मदद मिलेगी? लियोनेल को इन चारों पर इतना भरोसा था कि वे उसे इसलिए वापस भेज देंगे क्योंकि वह जानता था कि उसके सच बोलने या न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे यकीन था कि जेलिस और सीनियर लू को लगता था कि अगर वे खुद को भरोसेमंद साबित कर देंगे तो उन्हें अंदर आने दिया जाएगा। लियोनेल को ये बात खास तौर पर मजेदार लगी। उन्हें लगा कि वे चालाकी कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि वे बस नाचने वाले जोकर थे। वरिष्ठों के लिए उन्हें अंदर आने की अनुमति देना अभी भी संभव था, लेकिन लियोनेल गारंटी दे सकते थे कि वे 100 से अधिक लोगों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। इसकी वजह साफ थी, ये किंग ऑफ ओरेस की पहली खदान नहीं थी जो उन्हें मिली थी। दरअसल वहां पहुंचना भी आसान नहीं था। लियोनेल ने थोड़ा चक्कर लगाकर इसे ही चुना था। लियोनेल अपनी अयस्क विशेषज्ञता के साथ पर्यावरण के आधार पर यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि कौन से अयस्क कहाँ उग सकते हैं। उसकी समझ से इस जगह के अयस्कों के राजा गुट की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक थे। बेशक यह उन खदानों तक ही सीमित था जिन्हें सारियत ने अपने नक्शे पर दिखाया था। कहने का मतलब था कि इस जगह पर सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और गुट के लिए ये सर्वोच्च प्राथमिकता वाली जगह थी। सारियत अपने चरित्र के कारण यहाँ मूर्खों को रखने की जरा भी गुंजाइश नहीं रखता था। इसका मतलब साफ था कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि वह सच बोल रहा है, फिर भी वे किसी और वजह से उन्हें अंदर नहीं आने दे सकते थे। ये देखकर कि जेलिस ने सफेद बेल्ट पहनी हुई है, लियोनेल की आंतरिक मुस्कान और भी खिल उठी, हालांकि उसका चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा था। दरअसल अब उसे पूरी उम्मीद थी कि जेलिस को अंदर आने दिया जाएगा। तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लियोनेल ने भौहें चढ़ाकर पूछा। सीनियर लू ने लियोनेल को व्यंग्य भरी निगाहों से देखा और फिर उसके प्रश्न को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। सम्माननीय वरिष्ठ जनों, लू ने थोड़ा झुककर कहा, मुझे पता है कि हम पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन ओरिक्स जनजाति की गतिविधियों के ठोस सबूत मौजूद हैं। मैंने आपके किंग ऑफ ओरेस गुट और लियोनेल के बीच हुए कुछ विवादों के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि हम सबको सिर्फ उसकी गलतियों के लिए सजा न दें। हम उसकी पूरी तरह से निंदा करने को तैयार हैं। माहौल थोड़ा बदलता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि सीनियर लू ने सीधे तौर पर यह बात नहीं कही थी, लेकिन उस पल कई लोगों को याद आने लगा कि किंग ऑफ ओरेस गुट की लियोनेल से गहरी दुश्मनी थी। क्या यही असली वजह थी कि उन्हें वापस भेज दिया गया? मूस, इनकॉथ और इरोलाना ने गहरी भौहें चढ़ाईं। ये कहा जा सकता है कि उनमें से कई लियोनेल की वजह से ही इतने लंबे समय तक जीवित रहे। भले ही यह पता चले कि ओरिक्स के बारे में उनकी चिंताएं बेवजह थीं, लेकिन उन्होंने खुद जानवरों में आए बदलाव को देखा था। यहाँ आते जाते उन्होंने जानवरों के बढ़ते हमले और उनकी हिंसा देखी थी।
अगर ओरिक्स वहां था भी नहीं तो भी यही बात कहने के लिए काफी थी कि लियोनेल ने उन सबको बचा लिया था। सीनियर लू का अब ऐसा करना घिनौना था। फिर भी जब उन्होंने लियोनेल की ओर देखा तो वह रुक गया था। उसके तीनों तीर उसकी उंगलियों में ही अटके हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उन्हें जल्दी ही तीर से मारने वाला था। ये सुनकर चारों वरिष्ठों के माथे पर बल पड़ गए। अरे, इन बेवकूफों को कुछ समझ नहीं आया। वे तो इनमें से किसी को भी यहाँ नहीं चाहते थे। जेलिस के चेहरे पर चमक आ गई। उसे भी कुछ समझ आ गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने स्थिति को गलत समझा है, लेकिन वह मन ही मन मुस्कुराया। आखिरकार बोलने वाला तो वह था ही नहीं। क्या तुमने नहीं? एक सीनियर तो बस गुस्से से भड़कने ही वाला था कि तभी उसे रोक लिया गया। वे आपस में फुसफुसाने लगे। तुमने मुझे किस लिए रोका? चुप रहो, अपनी आवाज कम करो बेवकूफ। चारों एक साथ जमा हो गए। उन्हें लगा कि उनकी आवाजें सिर्फ खुद उनके अलावा कोई नहीं सुन सकता। और असल में वे गलत भी नहीं थे। लियोनेल इस वक्त उन्हें सुन नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनमें से किसी एक के पास कोई खास क्षमता है। इसके बारे में सोचो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह एक अच्छा अवसर है? किस लिए? हम उन्हें अंदर नहीं आने दे सकते, वहां जगह नहीं है। एक बार अपना दिमाग इस्तेमाल करो याको। हीरो को हमारे गुट का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत देकर किन को बहुत फायदा हुआ, लेकिन साथ ही इससे हमारी प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा। किंग के पास इस अपमान को सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार हमारी उन्नति बहुत अचानक हुई थी। किंग तो बस कुछ ही सालों में ब्लू बेल्ट बन गया, उसे खतरा क्यों न समझा जाए। अभी उन दिग्गजों के खिलाफ जाने का समय नहीं आया है, लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम उस प्रतिष्ठा को वापस पा सके जो हमने एक नए खिलाड़ी से हार कर खो दी थी। अगर हम उसे इस तरह अपमानित करते हैं और खबर फैलती है तो हम किन की नजरों में आ जाएंगे, क्या आपको नहीं लगता? चारों को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। तुम बुरी नहीं हो मिया, भले ही तुम्हारा नाम थोड़ा लड़कियों वाला है। मिया ने याको के सिर पर थप्पड़ मारा और गुर्राया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके होंठ व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गए। मिया अपने हाथों को छाती पर रखे हुए उनके समूह से बाहर निकल आया। उसकी नजर समूह पर घूम रही थी। उसका व्यवहार किसी सेनापति जैसा लग रहा था। उन सबके चेहरों पर आशंका देखकर वह संतोष की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। इतने सारे लोगों की जिंदगी अपनी हथेली पर होने का एहसास उसे मदहोश कर रहा था। हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं, मिया ने शांति से कहा। अभी भी हमारे पास ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि तुम सच कह रहे हो या हमारी खदानों को नुकसान पहुंचाने आए हो। इसलिए हम तुम में से कुछ को अंदर आने देंगे। जहां तक ज्यादातर लोगों की बात है, तुम आसपास ही डेरा डालोगे। अगर ओरिक्स सचमुच हमला करता है तो हमारी पहचान प्रणालियां बहुत पहले ही उसका पता लगा लेंगी और हम आपको खदान में जाने देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सभी रात भर यही रुकेंगे। नए छात्रों को जब ये शब्द सुनने को मिले तो उन्हें आशा की किरण महसूस हुई और वे भोलेपन से इन वरिष्ठों के शब्दों और उनकी तथाकथित पहचान प्रणाली पर भरोसा करने लगे। मिया के होंठ सिकुड़ गए। उसे सचमुच कुछ उपयोगी बेवकूफों का समूह मिल गया था। उन्हें खदान में जाने दो। अगर कोई ओरिक्स आ जाए तो वे शरीयत की किसी आकस्मिक योजना को अंजाम देंगे, खदान का प्रवेश द्वार ढहा देंगे और सुबह होने से पहले ही सुरंगों से भाग जाएंगे। और इन नए लोगों की जान का क्या, किसे परवाह थी? हालांकि हमारी एक शर्त है। मिया की नजर लियोनेल की ओर मुड़ गई और उस पर टिक गई। अगर वह यहाँ है तो आप सब भाग सकते हैं। मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। यह मेरी आंखों को अप्रिय लगता है।